आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी की क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोगों को पढ़ना क्या है उसके बारे में जानते हैं। पढ़ना है हमको वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का क्या पढ़ना है हमको? आणविक आधार के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, वंशागति का क्या पढ़ना है? आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके बारे में हम क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब वंशानुक्रम का पूरा परिचय दिया, पूरा उसके बारे में बताया, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो है लक्षण क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो अब ये लक्षण किसके कारण जाते हैं और वह कौन सा ऐसा एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है कि जिसके कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि किसी भी शरीर का जो निर्माण होता है, किसी भी शरीर का निर्माण होता है, चाहे मनुष्य की शरीर हो चाहे किसी जंतु की शरीर हो, है ना। हालांकि मनुष्य को भी अगर देखा जाए तो वो जूलॉजी के अंतर्गत एक जंतु की श्रेणी में ही रखा जाता है। फिर भी हम देखते हैं कि जब किसी शरीर का निर्माण होता है तो शरीर के निर्माण के लिए अगर हम प्रयास करें और इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो हम पाते हैं कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका होती है ना। और कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का क्या होता है? विभाजन होता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, है ना। और यही ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसी ऊतक तंत्र के द्वारा क्या बनता है? अंग बनता है। अंग के द्वारा क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। ठीक है, और इसी अंग तंत्र के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो पुनः शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? कोशिका, है ना। और कोशिका के बाद ऊतक बनता है, ऊतक के बाद ऊतक तंत्र, अंग, अंग तंत्र, और तब जाकर शरीर का निर्माण होता है। तो हम लोग सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा कोशिका के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अब हम लोग अध्ययन करते हैं कोशिका का। कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई किसको कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। और देखिए, जो यह कोशिका होती है ना, ये देखिए कोशिका की संरचना होती है, थोड़ा गोला टेढ़ा हो गया, अंडाकार हो गया, इसको गोल कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे, ये देखिए कोशिका। और कोशिका जो होती है, अगर हम लोग बात करें कि कोशिका की खोज किसने किया है, तो याद कर लीजिए आप लोग कि कोशिका की खोज किसने किया। तो सर्वप्रथम करने का काम कौन किया? रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया है। ठीक है, 1665 में। ये भी ध्यान रखिएगा किस सन में किया? तो 1665 में किया। और जो एक कोशिका होती है ना, एज ए सेल, और इस सेल की जो बाह्य परत होती है, ये वाली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यह कोशिका और कोशिका की यह बाह्य परत, है ना। और यह बाह्य परत भी देखिए झिल्ली की लगी होती है। और इसकी भी 3 परत होते हैं, एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। ये 3 परत होती हैं इसकी। ठीक है, कौन कौन सी? एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म, ये 3 इसकी परत होती हैं। और इसी परत के अंदर जो होता है वह एक संरचना और होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। क्योंकि बिना केंद्रक के अगर कोशिका का विभाजन होगा तो कोशिका का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए ये देखिए, इसके मध्य में एक क्या होती है? केंद्रक होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और यह क्या है? इसके अंदर केंद्रक है। ठीक है, और कोशिका में कुछ द्रव भरा होता है, मैट्रिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। और इस भरे हुए द्रव्य को क्या कहा जाता है? तो खूब अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए कि इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। और कोशिका के अंदर जो होता है इसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। और इसी न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन धागे पाए जाते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये क्रोमेटिन धागे होते हैं। और इसके अंदर भी जो यह द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इस द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं।
इसे क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक है, अब ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है और ये क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन धागे कहलाते हैं। खूब ध्यान से देखिए, एकदम एक ही बार में पूरा का पूरा मस्तिष्क में उतर जाएगा आपके। तो देखिए, इसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ठीक है, और इसी क्रोमेटिन धागे के साथ साथ यहाँ देखिए एक छोटी सी संरचना होती है जिसे क्या नाम दिया जाता है? इसे कहा जाता है केंद्रिका। और अगर बात करें कि केंद्रिका की खोज किसने किया है, तो केंद्रिका की खोज किया है फोंटेना नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया है? फोंटेना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज किया है। अच्छा, केंद्रक की बात करें कि केंद्रक की खोज किसने किया है, तो इसकी खोज किया है किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ठीक है, फिर से देखिए, अगर कोशिका की बात करें कि कोशिका की खोज किसने किया है, तो स्पष्ट रूप से कहिएगा कि रॉबर्ट हुक ने किया है। और अगर प्रश्न पूछे कि केंद्रिका की खोज किसने किया है, तो स्पष्ट रूप से कहिए फोंटेना ने किया है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि केंद्रक की खोज किसने किया है, सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज किसने किया और किसका चर्चित रहा, तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि 1831 में, किस सन में? 1831 में किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज किया। अब ध्यान रखिए कि जो ये हमारे क्रोमेटिन धागे, देखिए यहीं से शुरुआत होगी इसकी, क्योंकि कोशिका जब तक विभाजित नहीं होती है तब तक उसका समग्र अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरा समग्र अध्ययन करने के लिए सबसे पहले कोशिका के विभाजन को जानना हमारे लिए आवश्यक होगा। तो कोशिका का जो ये विभाजन होगा ना, जो ये कोशिका है ना, ये कोशिका क्या होती है? जिस प्रकार से हम आपको एक सरल उदाहरण में बता दें कि जिस प्रकार से जब परिवार का आकार बढ़ने लगता है, तो जब आकार धीरे धीरे बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि आकार से परिवार विखंडित हो जाता है ना। और विखंडित होने के बाद परिवार में जहां पर देखे होंगे कि एक छत के नीचे सब लोग रह लेते थे, अब वहां 2-2 छत हो जाते हैं, 3 छत हो जाते हैं। एक चूल्हे पे खाना बनता था, 3-4 चूल्हा बन जाता है। लेकिन सबकी प्रक्रिया वही होती है, किसी की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कोशिका है। जब कोशिका को विभाजन होना होता है तो कोशिका धीरे धीरे अपने आकार को क्या करती है? बढ़ा लेती है। और जब आकार इसका बढ़ने लगता है तो चूंकि यह बढ़ती है तो पूरा बढ़ते बढ़ते क्या होती है? डंबल के आकृति में आ जाती है। और जब ये डंबल का आकृति लेती है तो देखिए, मैं छोटा सा ही सूक्ष्म बनाकर आपको दिखा देता हूँ, सूक्ष्म बनाकर आपको दिखा देता हूं कि कैसे डंबल के आकार में आती है। थोड़ा सा यहाँ पर मिटाता हूं और ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। अब कोशिका जो होती है देखिए कुछ इस रूप में आ जाती है, ऐसे डमरू के आकार में। और जो इसका केंद्रक होता है, फिर से बना दें थोड़ा सुंदर लगे ताकि देखने में, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी कैसा चित्र बना दिए कि डमरू के आकार का है कि डंबल के आकार का है, पता नहीं, फिर गड़बड़ा गया। क्या बात है, कैसे गड़बड़ हो गया? देखिए ये ऐसे, ठीक है फिर टेढ़ा हो गया। चलो जाने दो, हल्का सा हो गया, समझ लीजिएगा कि ये क्या हो गया? डंबल के आकार का। ठीक है, और इसका ये जो केंद्रक है ये कैसा हो गया? मैं चित्र अच्छा बनाता हूँ लेकिन पता नहीं कैसे गड़बड़ा जा रहा है, फिर से बनाऊंगा। असल में यहाँ पे जगह कम मिल रही है ना, जगह कम मिलने के कारण गलतियाँ हो जाती हैं। ये ऐसे जगह थोड़ा सा कम है इसी वजह से। अब ये देखिए डंबल के आकार में आ जाती है कौन? कोशिका। और जब कोशिका डंबल के आकार में आती है तो ये देखिए जो इसका केंद्रक है ये कैसे हो जाता है? तर्कु के आकार का हो जाता है। ठीक है, तर्कु का मतलब होता है जो दोनों सिरे पर नुकीला हो। और इसका जो एक क्रोमेटिन है, देखिए यहीं से इसकी शुरुआत, मैंने कहा ना कि यहीं से इसकी शुरुआत होती है और यहीं से हम इसको पता लगाते हैं क्या क्या सिस्टम इसका चल रहा है। तो अब देखिए, अब ये क्या हो गया? सारा सिस्टम जो इसमें है पूरा सिस्टम बना रहेगा और पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? पूरा एकदम बदल जाएगा। और बदल करके ये जब इस आकार में आएगी तो ये क्या हो जाएगा? तर्कु के आकार का होगा। और तर्कु के आकार का होगा तो क्रोमेटिन धागे जो इसमें ये हैं, यही क्रोमेटिन धागे तो टूट करके डीएनए, आरएनए और सारी चीज़ों में विभक्त होते हैं। हालांकि इसका निर्माण ही जो है उन्हीं चीज़ों से होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमको जानने के लिए इसको जानना जरूरी है। तो आगे देखिए, अब ये क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और जब ये क्रोमेटिन धागे टूट जाते हैं तो कुछ ऐसा आकृति में आ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। और जो ये द्रव है, ये द्रव पूरा फैल जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है। और जो जीन्स होते हैं या जीन्स इसके सिरे पर चले जाते हैं, जिसको हम लोग ये देखिए ऐसे।
तो ये सारी प्रक्रियाएं इसकी जो है बदलती है। बड़ा इसका थोड़ा लंबा इतिहास है, लेकिन हम इसको शॉर्ट में बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए क्या होगा, बदल जाता है और धीरे धीरे क्या होती है, कोशिका क्या होती है, विखंडित हो जाती है और विखंडित होकर के क्या बन जाती है, जो मातृ कोशिका इसकी मदर सेल थी, इसी मदर सेल से बन जाती है कौन सी, डॉटर सेल। और जब डॉटर सेल ये निर्मित हो जाती है तो ध्यान रखिए, जब इसका क्या बन जाता है, डॉटर सेल, और डॉटर सेल का जब इसमें निर्माण हो जाता है तो ये डॉटर सेल ठीक उसी तरह से कार्य करती हैं जिस प्रकार से मदर सेल करती थी। ठीक है, जैसे वो मदर सेल करती थी ठीक वही प्रक्रिया कौन करती है, डॉटर सेल करती है। खैर उसकी बात को हम वहीं छोड़ दें, आइए हम देखते हैं मेन टॉपिक पर जाते हैं। तो अब ये जो इसका क्रोमेटिन धागे हैं, ये क्रोमेटिन धागे जो आप देख पा रहे हैं, है ना। अब यही क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं और विखंडित होकर किसका निर्माण करते हैं, टूटने के बाद गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं गुणसूत्र क्या है और वहीं से हम लोग इसकी आगे शुरुआत करते चलेंगे और चलेंगे डीएनए को खूब बढ़िया से पढ़ेंगे आगे चल करके। तो आगे देखिए, अब यहीं से क्या हो जाता है, अगर समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को तो लाइक का बटन दबाइए, फटाफट दबाइए और फटाफट कमेंट कीजिए जी सर समझ में आ रहा है ना। तुरंत एकदम नो हिचक, बिना हिचक तुरंत दबाइए बटन लाइक का और नीचे कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, है ना। खूब बढ़िया से लिखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए अब क्या बन गया, ये टूट करके क्या बना, क्या बना, गुणसूत्र बन गया। ठीक है, अब बन गया क्या, गुणसूत्र। और गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स। अब देखिए क्रोमोसोम्स बन गया, है ना। अब क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था क्रोमोसोम्स की, और सबसे पहले जो है इसको किसने देखा था, तो देखिए क्रोमोसोम्स को, गुणसूत्र को अगर हम बात करें देखा किसने था, तो सबसे पहले पादप कोशिकाओं में देखा था किसने, नगेली ने देखा था। किसने देखा था, नगेली ने देखा था। ठीक है, लेकिन इसका नाम किसने दिया, तो ध्यान रख लीजिए और याद कर लीजिए कि इसका नामकरण किसने किया था, वाल्डेयर ने किया था। इसीलिए खोजकर्ता किसको कहा था, वाल्डेयर को कहा था। वाल्डेयर ने इसको सबसे पहले बताया कि यही गुणसूत्र है, इसका नाम गुणसूत्र होना चाहिए। और देखा किसने था, तो नगेली ने देखा था। कहाँ पर देखा था, तो पादप की कोशिकाओं में इसको जो है कि इसकी रचना को जो है देखा था, दंडवत रूप में इसकी रचना को इन्होंने क्या किया था, देखा था। और वाल्डेयर ने क्या किया था, इसको 1888 में इसका नाम दे दिया था। क्या नाम दिया था, गुणसूत्र। आइए थोड़ा सा देखते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। अगर हम लोग समझ पे आ रहा है, आगे देखिए, अगर हम लोग गुणसूत्र को देखें, व्हाट इज ए क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्या होता है, इसका क्या वर्क होता है, क्या काम करता है ये हमारे शरीर में। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वंशानुगत का मतलब ही होता है कि हमारे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होता है, कैसे ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको जानेंगे कि कैसे कैसे लक्षण जाते हैं। जैसे देखिए जो ये गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमा और सोमा। बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, एकदम बहुत अंदर की बात, ध्यान से देखिए इसको। क्रोमा और सोमा, क्रोमा होता है और क्या होता है, सोमा होता है। और क्रोमा का अर्थ क्या होता है, कलर, CO येलो, देखिए कलर, CO येलो UR। और सोमा का अर्थ क्या होता है, बॉडी। ठीक है, कलर एंड बॉडी। अगर हम लोग क्रोमा की बात करें और सोमा की बात करें, कलर CO येलो, अर्थात देखिए जो कलर का अर्थ क्या होता है, रंग। कलर का अर्थ क्या होता है, रंग, और इसको हम लोग क्या लगाते हैं, रूप। और बॉडी का अर्थ क्या होता है, शरीर। अर्थात एकदम क्लियर हो गया कि गुणसूत्र का काम क्या होता है। गुणसूत्र क्या करता है, यह जो भी हमारे माता पिता के शरीर का जो शारीरिक लक्षण, उसके सुंदरता को, उसके रंग रूप को, बनावट को जो ले जाने का काम करता है, वो कौन करता है, गुणसूत्र करता है। देखिए हमने ऑलरेडी आपको पहले भी कक्षाओं में भी बताया है, बार बार मैं आपको पढ़ाते समय बताता हूँ कि हमारे शरीर में लक्षण का वाहक केवल एक गुणसूत्र नहीं होता, बल्कि 3-3 लोग इसके जिम्मेदार होते हैं, 4-4 लोग जिम्मेदार होते हैं। और वह कौन कौन होते हैं, एक तो गुणसूत्र
जिम्मेदार होता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं। दूसरा कौन जिम्मेदार होता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट कौन होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और कौन होता है, जीन्स होता है। ठीक है, एक ही जिम्मेदार नहीं होता, ये चारों जिम्मेदार होते हैं और चारों की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। मैं एकदम साफ क्लियर बता रहा हूं आपको, चारों होते हैं और चारों की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं और यही जानना है हमको इसमें। आइए देखते हैं आगे। तो अब इसका क्लियर हो गया सबको। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर को ही जाता है, क्योंकि निगेलिन केवल देखकर छोड़ दिया, देखा, और जबकि नामकरण किसने किया, गुणसूत्र का वाल्डेयर ने किया। वाल्डेयर का नाम सामने आ गया और वाल्डेयर का ही हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, भलीभांति तरीके से इसी के बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल की तरफ। आइए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए अगर हम लोग बात करें न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया, तो ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले इसको नाम जिसने दिया तो अल्टमैन का एक नाम आता है। अल्टमैन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने जो भी केंद्रीय पदार्थ थे, इस केंद्रीय पदार्थ से प्रोटीन को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और जब प्रोटीन को इन्होंने अलग किया तो प्रोटीन को अलग करने के बाद इन्होंने पाया कि जब हम इसमें से, जब हम क्या करते हैं, कोशिका, सुकेंद्रीय कोशिका में से, केंद्रक में से क्या करते हैं, जब प्रोटीन को अलग कर देते हैं तो इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय हो जाती है। और इसकी प्रकृति अम्लीय होने के कारण इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, न्यूक्लिक एसिड रख दिया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया, न्यूक्लिक एसिड इन्होंने रख दिया। और फिर इसके बाद कौन आ गए, कोसेल आ गए। इसके बाद कौन आए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले कौन आए, अल्टमैन आए। अल्टमैन ने क्या किया, इसकी प्रकृति को अम्लीय क्यों कहा, क्योंकि जब इन्होंने पाया कि जो भी सुकेंद्रीय कोशिकाएं हैं उसमें से यदि हम प्रोटीन को निकाल लें तो निकालने के बाद पाते हैं कि उसमें अम्लीयता पाई जाती है, अम्ल पाए जाते हैं। और अम्ल पाए जाने के कारण इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम इन्होंने रख दिया न्यूक्लिक एसिड रख दिया। और अब देखिए आगे जो है, और देखते हैं कि कोसेल ने क्या किया। अब कोसेल ने क्या किया कि इसी को 4 भागों में बांट दिया। ध्यान से देखिए कि कोसेल ने क्या किया इसको, कि इन्होंने, खूब ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, एकदम शानदार तरीके से समझिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का आज। देखिए कोसेल, अब कोसेल ने क्या किया, पहले कौन आ गए, अल्टमैन आ गए। अल्टमैन ने क्या किया, वहाँ से निकाल दिया, किसको निकाला, प्रोटीन को निकाला। जो पदार्थ बच गया फास्फोरस युक्त था, उसको क्या कह दिए, न्यूक्लिक अम्ल कह दिए। अब क्या किया, अब कौन आ गए, कोसेल महोदय आ गए। कब इन्होंने अपना रखा सब कुछ बातें, इन्होंने रखा 1893 में। कब रखा, 1893 में रखा। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इसकी डेट थी 1910 में। ठीक है, कब मिला, 1910 में। किस चीज़ के ऊपर मिला, क्योंकि कोसेल ने क्या किया, जो भी न्यूक्लिक अम्ल था, क्या था, न्यूक्लिक एसिड था, न्यूक्लिक अम्ल था, इसी को इन्होंने 4 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, और 4 भागों के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, इसको बांट दिया। और बांटने में क्यों जो है, इनका जो विखंडन हुआ, उस विखंडन से कौन कौन निकला, तो नाइट्रोजनी बेस निकला, जिसको हम लोग नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। फास्फोरिक अम्ल मिला और उसके साथ कौन निकला, कार्बोहाइड्रेट निकला। ठीक है, और इसी की चर्चा पर, इसी की खोज पर इनको क्या मिल गया, न्यूक्लिक अम्ल, सॉरी, नोबेल पुरस्कार मिला। और कब मिला, 1910 में मिला। ठीक, आगे देखिए,
अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, क्या क्या मिला, अब देखिए बटा तो क्या क्या निकला यहाँ से, निकल गया कौन, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस निकला। और इसी नाइट्रोजनी बेस के साथ और क्या प्राप्त किया इन्होंने, तो नाइट्रोजनी बेस के साथ क्या किया, फास्फेट मूलक, जिसको हम लोग कहते हैं फास्फेट मूलक कह लीजिए, या उसी में कह लीजिए फास्फोरिक अम्ल कह लीजिए, छोड़िए इसको, फास्फोरिक अम्ल कह लीजिए, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। और कुछ मात्रा में इन्होंने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट पाया। अब क्या किया इन्होंने, इसी नाइट्रोजनी बेस को दो भागों में बांट दिया। कौन कौन भाग में बांट दिया, प्यूरीन बेस, ध्यान दीजिएगा, प्यूरीन बेस और दूसरा किस में बांट दिया, पिरिमिडीन बेस, ठीक है। दिन भर पढ़ाता हूँ ना तो गला में थोड़ा सा खराश हो जाता है। तो देखिए प्यूरीन बेस और दूसरा क्या है, देखिए पिरिमिडीन बेस है। अगर हम लोग प्यूरीन बेस की बात करें तो प्यूरीन बेस को भी इन्होंने बांट दिया, और किसमें बांट दिया, खूब ध्यान से सुनिए। और इन्होंने प्यूरीन बेस को बांट दिया एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन को बांट दिया किसमें, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। अब प्यूरीन बेस बच गया किसमें, एडिनिन, ग्वानिन, और पिरिमिडीन बट गया किसमें, साइटोसिन, थायमिन, और बट गया किसमें, यूरेसिल में बट गया, है ना। इस तरह से फिर आगे चला, और आगे चल करके कौन आ गए, तो ध्यान से देखिएगा, लेविन आ गए। मिटा दें इसको, आगे देखिए, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तो अब देखिए कौन कौन आ गए, सबसे पहले आ गए अल्टमैन। अल्टमैन ने क्या बता दिया, इसकी प्रकृति को न्यूक्लिक बता दिया। फिर इसके बाद कौन आ गए, तो आगे आ गए देखिए आपके जो है कोसेल, और कोसेल ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इसका जो है पार्ट अलग अलग कर दिया। नाइट्रोजनी बेस की चर्चा इन्होंने कर दिया। नाइट्रोजनी बेस में इन्होंने बता दिया कि दो प्रकार के, प्यूरीन बेस और प्यूरिमिडीन बेस। प्यूरीन बेस जो होते हैं एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडीन बेस क्या होते हैं, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब इनके बाद कौन आ गए, इनके बाद की अगर हम बात करें तो 1909 में कौन आते हैं, लेविन आते हैं, ठीक है। और लेविन ने क्या किया, इन्होंने स्पष्ट कर दिया, एकदम पूरी तरह से ये फाइनल कर दिया इन्होंने, कि इन्होंने कहा कि न्यूक्लिक अम्ल में अगर हम लोग केंद्रक में देखते हैं, ये बात इन्होंने बताई थी कब, 20 वर्षों के बाद लगभग बताई अपनी खोज में। और इन्होंने बताया कि अगर हम क्या करें, केंद्रक से, अगर हम लोग केंद्रक से क्या करें, न्यूक्लिक अम्ल का ऑक्सीजन का एक परमाणु कम कर दें, ठीक है, तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये डिऑक्सीराइबोसोम्स में बदल जाते हैं। और इन्होंने स्पष्ट क्या कर दिया कि डिऑक्सीराइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, डिऑक्सीराइबोसोम्स होते हैं। और यहीं से स्पष्ट हो गया कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें निहित होते हैं कौन, डीएनए और आरएनए, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरी बात एक मजे की बता दूं आप लोगों को कि जो डीएनए होता है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि डीएनए, नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, बेहतरीन तरीके से नोट करिए, आज भी काम आएगा, कल भी काम आएगा ये, क्योंकि आज यहाँ काम आएगा, कल कंपटीशन में काम आएगा। जो लोग नीट की परीक्षा देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी पर, और उस जगह पर नोट करिए जहां आपने मेन चीज़ें लिख रखी हो, नोट कीजिए। अगर हम लोग बात करें कि केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से इसको ये पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है। डीएनए पाया जाता है कहाँ, केंद्रक में पाया जाता है। और हम लोग बात करें कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नोट कर लीजिए इसको मेरे भाई, नोट कर लो, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं इसको रोकते हैं। आशा नहीं विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से आपने इसको सीखा होगा, और आगे भी इसको सीखेंगे। आगे हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे इनके पक्ष में प्रमाण, और क्या प्रत्यक्ष प्रमाण रहा, क्या अप्रत्यक्ष प्रमाण रहा, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, उन्होंने जो यस और आर टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट।